क्या आप भी चाहते हैं निरोगी शरीर? सिर्फ दिनचर्या सुधारने से कई बीमारियां बिना दवा के ही दूर हो सकती, या कहें 80% बीमारियां दूर हो सकती। आयुर्वेद कहता है, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेषु सक्तः। यानी जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को संतुलित कर लेता है वह दीर्घायु और निरोगी रहता है। तो आइए जानते हैं एक स्वस्थ दिनचर्या कैसी होनी चाहिए ताकि शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ रहे और संतुलित रहे। और साथ ही हम आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों से कैसे बचें। आज चारों तरफ लूट मची हुई है। आप देख रहे हैं कि सब जगह आपके साथ कैसा षड्यंत्र हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि आयुर्वेद में भी यही हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन एक स्वस्थ जीवन हो, तो सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक का एक दिनचर्या निश्चित करें। पूरे दिन का फॉलोअप हमारा सुबह से ही शुरू होता है। पूरे दिन का फॉलोअप अर्थात सुबह उठना कितने बजे, आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम कितने बजे उठें। तो साथियों, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले हमको उठ जाना चाहिए। किंतु अगर गृहस्थ लोग 2.5 घंटा पहले नहीं उठ सकते तो उनको कम से कम सूर्योदय के 1 घंटा पहले जरूर उठ जाना चाहिए, तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अर्थात सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले उठ करके शौच इत्यादि से निवृत्त होकर के और ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर आप सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठते हैं, उतने से ही आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। और इसमें भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। पहले उठते थे सूर्योदय के 1 घंटा पहले, किंतु अब 10 बजे 11 बजे लोग बाग उठ रहे हैं। सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के बीच में एक मटर के दाने के बराबर ग्रंथि होती है जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि, या कहें मास्टर ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देती है। जैसे ब्रेन की आज काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से तो इंसुलिन नहीं बनेगा। अगर प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनेगा तो आप डायबिटिक होंगे। आपको पता है कि आप पूरे जिंदगी दवाई खाते रहो, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि आपको दवाई न खानी पड़े। किंतु आयुर्वेद ने अपना चूरन चटनी बेचा, एलोपैथी ने अपनी ढेर सारी दवाइयाँ बेची, किंतु कोई ये नहीं बता रहा है कि ये बीमारी हो क्यों रही। तो आपने पैनक्रियाज के बारे में सुना होगा। पैनक्रियाज जो है हमारे बॉडी में इंसुलिन बनाता है। अगर पैनक्रियाज हमारे बॉडी में पूरी तरह एक्टिवेट नहीं है तो उसको मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट करता है। और मास्टर ग्लैंड का फंक्शन टाइम क्या है? सूर्योदय से 2.5 घंटा पहले वो खुलता है, और जैसे जैसे सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वह बंद हो जाता है। हमारे शरीर के हर ऑर्गन्स का एक टाइम निश्चित है। जैसे बड़ी आंत का काम क्या है? बड़ी आंत का काम है मल निकालने का। तो आंतों में तो पूरे दिन मल रहता है, तो क्या पूरे दिन लैट्रिन जाना पड़ता है? तो आप देखेंगे कि 5 से 7 बजे के बीच में आपान वायु बॉडी से निकलने लगती है। फिर ये होता है कि फ्रेश होने जाना है, अर्थात लैट्रिन जाना है। अगर आप सुबह उठ गए तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? तो सबसे पहले आपको ऊषापान करना चाहिए, अर्थात पानी पीना चाहिए। पानी को कैसे पीना चाहिए? उठकू बैठ करके घूंट घूंट करके पानी को पीना चाहिए, या सिप सिप करके पानी पी करके कई बीमारियों को आप ठीक रख सकते हैं। गुनगुना पानी पीना चाहिए। पर गुनगुना पानी क्यों पिएं? क्योंकि गुनगुना पानी हमारे शरीर की सफाई करता है। जिस प्रकार तैलीय वस्तु को धोने के लिए ठंडे पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, उसी प्रकार अगर आप गुनगुना पानी पिएंगे तो पूरे शरीर की चिकनाहट की सफाई हो जाती है, और साथ ही कब्ज की समस्या अगर है तो वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। पर प्रश्न उठता है कि कितना पानी पिए? तो मैं तो कहूँगा 1 गिलास से लेकर के जितना आप पी सकें, पर मुंह में घुमा घुमा करके सिप सिप करके पीना चाहिए, जिससे मुंह की लार पेट में जाएगी। मुंह की लार एल्कलाइन होती है और मुंह की लार एंटीबायोटिक होती है, वो भी आपके पेट में पानी के साथ में चली जाएगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे पेट में सबसे ज्यादा एसिड होता है? तो सबसे ज्यादा हमारे पेट को लार की जरूरत होती है, क्योंकि मुंह की लार एल्कलाइन है। अगर मुंह की लार को आप अपने पेट में लेंगे तो पूरा शरीर आपका एल्कलाइन रहेगा। अगर आप घूंट घूंट करके मुंह में घुमा घुमा करके पानी पीते हैं तो आपको किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह आप गर्म पानी पिएं और बाकी समय आप मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी आप पी सकते हैं। किंतु फ्रिज
का ठंडा किया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पेट के लिए बहुत ही घातक, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपका ब्लड ठंडे पानी को गर्म करने के लिए पेट की तरफ आएगा और आंतें संकुचित हो जाती हैं, तो आपको कब्ज होगा। और आप जानते हैं कि पेट ही सारे रोगों की जड़ है। पेट सफा तो सारे रोग सफा, और पेट सफा नहीं है तो सारे रोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसलिए ठंडा पानी अर्थात फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। आपको आरओ पानी या एल्कलाइन पानी के नाम पर जो पानी पिया जाता है, उससे अच्छा है अपने मुंह की लार युक्त पानी पीना, अर्थात सिप सिप करके पानी पीना या मुंह में कुलकुला कुलकुला करके पानी पीना। जिस प्रकार के चिड़िया एक बूंद चोंच में लेती हैं और कई बार सिप 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 करती हैं और उसके बाद पीती हैं, उसी प्रकार अगर आप पीते हैं तो आप स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। आपको एक्स्ट्रा एल्कलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पानी को हमेशा साफ और स्वच्छ पिएं। आप किसी मिट्टी के घड़े में पानी रखें और उसमें गुलाबी फिटकिरी को 5-7 बार घुमा दें, पानी स्वच्छ हो जाएगा। कुछ तुलसी के पत्र डाल दें तो पानी कीटाणु रहित हो जाएगा। आप उसको भली प्रकार पी सकते हैं। ये पानी आपके लिए एनर्जेटिक भी हो जाएगा। पानी पीने के बाद आप सबसे पहले टॉयलेट जाएं, फिर आप दांतों की सफाई या कहे दतून करें। दतून नीम की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सुबह सवेरे हमें अपने मुंह में कड़वा ही लेना चाहिए और नीम की दतून कड़वी होती है। या फिर नमक, तेल और हल्दी का मिश्रण का चूर्ण जो है अपने दांतों में अंगुली से मल मल के बढ़िया करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पेस्ट और मंजन हानिकारक हो सकता है। अगर आप सुबह सवेरे अपने मुंह में मीठे पेस्ट से मंजन करते हैं तो लार बनना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और अगर आप कड़वे मंजन से या दतून से करते हैं तो लार बहुत बनती है। लार हमारे शरीर के लिए एंटीबायोटिक का काम करती है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेस्ट या मंजन से जो झाग निकलता है उससे मुख सूख जाता है। पेस्ट में या मंजन में झाग क्यों बनता है? क्योंकि उसमें सोडियम लोरेट सल्फेट होता है, वो आपके मुख को नुकसान करता है। यह मुख का कैंसर भी कर सकता है। हर बहेरा आंवला पांचों नमक पतंग, दांत वज्र सम होते हैं माजू फल के संग। आप अपने घर में मंजन तैयार करके उससे भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दांतों के सफाई के बाद शरीर के सफाई के बारे में, या कहें स्नान के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि स्नान क्यों करते हैं तो आप यही कहेंगे कि शरीर की सफाई के लिए, किंतु आयुर्वेद कहता है स्नान शरीर की सफाई का विषय है ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर को ठंडा करना बहुत जरूरी होता है। हमारा शरीर 24 घंटा सालों साल निरंतर कार्य करता रहता है, जिसके कारण शरीर गर्म हो जाता है। तो 24 घंटे में एक बार ठंडे पानी से स्नान करने से हमारा शरीर तरोताजा और एनर्जेटिक हो जाता है। स्नान करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? तो मैं तो कहूँगा कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले, या कहें ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का तेज बढ़ता है उस वक्त नहाने से हमारे शरीर में वात की समस्या हो सकती है। उसी प्रकार गर्म पानी से कभी नहीं नहाना चाहिए, और स्वस्थ रहने के लिए नहाते वक्त पहले सर में पानी नहीं डालना चाहिए। जैसे हमारे ऋषि मुनि नहाया करते थे, नदियों में पहले घुसते थे तो पैर भीगते थे, उसके बाद कमर भीगती थी, कमर के बाद कंधा और कंधे के बाद में सर। इस प्रकार नहाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पैरों में पानी डालना चाहिए, फिर घुटनों में, फिर अपने कमर के पास, फिर कंधों के पास, फिर सर में पानी डालना चाहिए। ये नहाने की सबसे अच्छी विधि है। और रोगियों को किस प्रकार स्नान कराना चाहिए? तो ठंडे पानी में सूती कपड़े को भिगा करके और निचोड़ करके पूरे शरीर को पोंछ देना चाहिए। नहाने के बाद कहें तो सबसे पहली मांग होती है चाय की। चाय एसिडिक है, चाय में निकोटीन है, टैनिन है। सही पूछो तो जो सिगरेट में है वही चाय में है। जो चाय पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, यानी पित्त बढ़ा, या कहें खून गाढ़ा हुआ, एसिड बना, जब हार्ट खून खींचता है तो वेन्स चिपकती है। जैसे आपने कभी महसूस किया होगा कि आपके बाईं तरफ एक चुभन सी महसूस हुआ करती है, या कहीं दर्द हुआ करता है, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और जांच कराते हैं तो यही कहता है कि बाईपास सर्जरी करानी होगी। तो आप देखिए हमारे हार्ट के लिए चाय कितनी घातक है, हमारे शरीर के लिए चाय कितनी घातक है। चाय एसिडिक है, एसिड बढ़ेगा तो अल्सर, गैस, घुटनों में दर्द। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि चाय कितनी घातक है। सुबह आप जूस ले सकते हैं, सेब का जूस, अनार का जूस, गन्ने का जूस, संतरे का जूस इत्यादि जूस आप ले सकते हैं। लौकी का जूस भी आप पी सकते हैं।
आपके सेहत में 4 चांद लगाए। आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी, आप निरोगी रहेंगे। या फिर आप थोड़ा सा गुड़ और पानी भी पी सकते हैं, किंतु चाय नहीं पीना चाहिए। जब आप चाय पीना बंद कर देंगे तो सुबह सवेरे आपको खुलकर भूख लगेगी, अर्थात भूख बहुत अच्छी लगेगी। चाय आपकी भूख को भी मार देती। जब खुलकर भूख लगेगी तो आप भरपेट भोजन करेंगे और करीब 6 घंटे बाद आपको फिर भूख लगेगी। और रात में सोने से पहले गौ माता का अमृतमय दूध 1 गिलास और थोड़ा सा गुड़ के साथ दूध पी लें। आप स्वस्थ रहेंगे, आप दीर्घ काल तक निरोगी और स्वस्थ जीवन जिएंगे। अब प्रश्न उठता है कि हम गाय का ही दूध क्यों लें? तो गाय का दूध माँ के दूध के समान है। देसी गौ माता का दूध ब्रेन के विकास में बहुत ही सहायक, क्योंकि गौ माता के दूध में बोरोसिन नामक तत्व पाया जाता है जो ब्रेन को शार्प करता है। भैंस का दूध मोटा होता है, पचने में भारी होता है। भैंस का दूध केवल उन्हें पचता है जो कठिन श्रम करते हैं, अर्थात पहलवानी करते हैं। जो लोग कठिन श्रम नहीं करते हैं उनको भैंस का दूध पचने में बहुत कठिनाई होती है, अर्थात कब्ज करता है। बदहजमी, गैस, पूरे शरीर में जकड़न, दर्द इत्यादि व्याधियां उत्पन्न करता है। गौ माता का दूध, दही, घी, मक्खन, छाछ ये तो अमृत ही है। इसके साथ साथ गौमूत्र और गोबर भी कई व्याधियों को नष्ट करने में सक्षम है, अर्थात गाय का ही दूध प्रयोग करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को गौ माता के गुणों को देखते हुए हमारे शरीर के लिए लाभकारी होने के कारण गौ दुग्ध का ही या गौ उत्पादों का ही प्रयोग करना चाहिए। साथियों, ये तो बात हो गई हमारे सुबह से शाम तक की दिनचर्या की। अब हम बात करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में हम धीमा जहर खाते हैं उसके बारे में। ये 4 जहर हैं जो आज हमारे किचन में अपना प्रमुख स्थान बना चुके हैं। जो सबसे पहला जहर है सफेद चीनी। क्या आप जानते हैं कि गन्ने के ही रस से गुड़ बनता है और गन्ने के ही रस से चीनी बनती है? तो चीनी इतनी सफेद क्यों और गुड़ कत्थई रंग क्यों है, अर्थात काला क्यों? कभी आपने सोचा है? क्योंकि चीनी में इतने केमिकल्स डाले जाते हैं कि चीनी बनाने वाले लोग भी इसे खाने से डरते हैं। और हमेशा गुड़ या खंड का प्रयोग करना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल ना पड़ा, भले ही हमें 1-2 रुपया महंगा मिले। अब हम बात करते हैं दूसरे जहर की जो हमारे रसोई में स्थान बना चुका है। जी हाँ, नमक की। साथियों, पहले लोग डेला वाला नमक खाया करते थे, अर्थात सेंधा नमक का प्रयोग किया करते थे, जो वर्षा के दिनों में पानी छोड़ा करता था, अर्थात वर्षा के दिनों में नम हो जाता था। किंतु अब पिसा हुआ नमक खाते हैं, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं और साथियों फ्री फ्लोर नमक आ गया है जिसमें केमिकल मिलाया जाता है फ्री फ्लोर बनाने के लिए। उसमें एल्युमिनियम सिलिकेट डालते हैं जो सीमेंट में डाला जाता है कि भूरा बना रहे। फ्री फ्लोर नमक खाने से आपके शरीर के लुब्रिकेंट को सोख लेता है, बीपी को अपसेट कर देता है। लुब्रिकेंट के सोख लेने के कारण आपके हड्डियों में, आपके जोड़ों में कट कट की आवाज होना शुरू हो जाती है। फ्री फ्लोर नमक खाने से अर्थराइटिस होगा, जिससे आपको अर्थराइटिस की जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। शुगर की दवा जीवन भर चलेगी, बीपी की दवा जीवन भर चलेगी, कैंसर की दवा मरने तक खानी पड़ेगी इस फ्री फ्लोर नमक खाने के कारण। हमारे साथ आयोडीन के नाम पर भी बहुत बड़ा खेल किया गया है। हमारे शरीर को अलग से आयोडीन खाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे दालों में, हमारे भोजन के साथ इसकी आवश्यकता की पूर्ति हमारा शरीर कर लेता है। इसलिए सेंधा नमक के अलावा कोई भी नमक नहीं खाना चाहिए। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, नमक का मतलब जिसमें नमी। हमें फ्री फ्लोर नामक जहर से बचने की जरूरत है। साथियों, हम तीसरे जहर की बात करेंगे जो कि गेहूं है। क्या आप जानते हैं, पहले लोग शादियों में अपने घरों में वंदन बार लगाया करते थे जो गेहूं के आटे से चिपकाया जाता था। आप देखेंगे कि वो आटा नहीं छूटता था, बल्कि दीवार की जो प्लास्टर होता था वो उखड़ जाता था, क्योंकि गेहूं का आटा हमारे हाथों में चिपकता है, अर्थात गेहूं के आटे में चिपचिपापन होता है। और गेहूं से बनता है मैदा, मैदा से बनता है ब्रेड, समोसे, तरह तरह की मिठाइयाँ। मैदा हमारे पेट का सत्यानाश करता है। मैदा हमारे हाथों में बहुत चिपकता है। साथ ही जो महीन आटे की रोटियां खाते हैं उनको भी कब्ज की समस्या सबसे ज्यादा होती है, यह बनी रहती है। और आप जानते हैं कि कब्ज ही सारे रोगों की जड़ है। किंतु अगर आप मोटा अनाज खाते हैं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, तो ये आपके पेट में कब्ज नहीं पैदा करता। ये आपके पेट में या आंतों में नहीं चिपकता है।
अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो मोटा अनाज खाएं और गेहूं के आटे का प्रयोग कम से कम करें, मैदे का तो बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य दीर्घ काल तक बना रहेगा, आपको दवा नहीं खानी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं चौथे जहर के बारे में, जो है सफेद दूध अर्थात भैंस का दूध अर्थात पैकेट बंद दूध। आपको पता है कि पैकेट वाले दूध में क्या मिलाया जाता है? पैकेट वाले दूध में मेलामाइन मिलाया जाता है, जो टाइल्स में लगाते हैं, जो आपको पथरी करता है। आज जो पथरी बहुत ज्यादा हो रही है उसका मुख्य कारण यही है कि पैकेट बंद दूध, मेलामाइन मिला हुआ दूध का प्रयोग ही पथरी का मुख्य कारण है। तो आपको कौन सा दूध पीना चाहिए? साथियों, आपको गौ माता का हल्का पीला दूध पीना चाहिए, जो अमृतमय है, अमृत तुल्य है। गौ माता का दूध आपके स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम अर्थात माँ के समान। बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक भी इसको बहुत ही आसानी से पी सकते हैं और सभी को ये सुपाच्य है। साथियों, अब हम बात करते हैं तेल की। आप क्या खाते हैं? पैकेट बंद तेल, या कहें रिफाइंड तेल, या कहें डालडा। किंतु आयुर्वेद कहता है जिस तेल को हम अपने शरीर में लगा नहीं सकते उसको हमें खाना भी नहीं चाहिए। क्या आप रिफाइंड तेल को शरीर में लगा सकते हैं? नहीं ना। रिफाइंड तेल से सारे पोषक तत्वों को और चिपचिपाहट को छान लिया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। रिफाइंड में या कहीं डिब्बा बंद तेल में पाम ऑयल मिलाया जाता है, जिसकी स्वीकृति सरकार ने भी दे रखी है तेल कंपनियों को। पाम ऑयल खाने में काफी हानिकारक। पाम ऑयल खाने के कारण लुब्रिकेंट की समस्या, हार्ट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो हम कौन सा तेल का प्रयोग करें? आप अपने सामने कोल्हू से पेरा हुआ स्वच्छ तेल का प्रयोग करें, चाहे सरसों का हो, चाहे तिल का तेल हो, चाहे नारियल का तेल हो, चाहे वो मूंगफली का तेल हो, चाहे वो अलसी का तेल हो। अपने सामने कोल्हू से पेराकर उसी का प्रयोग करना चाहिए, अन्य तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वर्षा के दिनों में हरी सब्जियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, बेमौसम सब्जियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ज्यादा कीट पतंगे लगने के कारण उनमें ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, उन सब्जियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और हमें जागरूकता के साथ कीटनाशक युक्त, अत्यधिक रासायनिक खादों से युक्त सब्जियों के प्रयोग से बचने की आवश्यकता है। अगर आप सावधानी रखेंगे तो आपका शरीर बहुत लंबे समय तक निरोगी और स्वस्थ बना रहेगा और दीर्घजीवी होंगे आप। और साथ ही अपने दैनिक प्रयोग में अर्थात अपने घर में प्लास्टिक और सिल्वर के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक। सिल्वर और प्लास्टिक हमारे शरीर में, हमारे भोजन में, हमारे पानी में बहुत सारे रासायनिक पदार्थों को छोड़ते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। यहाँ तक कि कैंसर जैसे भयानक रोग को उत्पन्न करने का मुख्य कारण सिल्वर और प्लास्टिक भी है। साथियों, हो सके तो हमें मिट्टी के पात्रों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को 18 प्रकार के न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जो मिट्टी में सभी मौजूद पाए जाते हैं। मिट्टी हमारे शरीर के स्वास्थ्य रक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी, अर्थात कहा जाए कि सोना के गुण युक्त है तो अतिशयोक्ति न होगी। अगर कोई व्यक्ति शुगर से पीड़ित है तो वह कुछ दिन अगर मिट्टी के हांडी में पकाई हुई दाल का नित्य प्रयोग करे तो स्वाद भी अच्छा लगेगा और साथ ही साथ शुगर भी धीरे धीरे कम होने लगेगा बिना किसी दवा के। और साथ ही आपके शरीर में सारे न्यूट्रिशन की पूर्ति भली भांति होती रहेगी, जो कि सिल्वर में 90% नष्ट हो जाते हैं। अर्थात अगर सिल्वर के पात्र में हम दाल बनाते हैं तो उसके 90% न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। आप सिल्वर के पात्र के जगह मिट्टी के, लोहा के, पीतल के, कांसे के इत्यादि बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। आप वृक्षों के पत्तों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपने पलाश का नाम सुना होगा। पलाश के पत्ते में भोजन करने का मतलब है कि सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं। साथियों, हो सके तो हमें स्टील के बर्तनों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टील की थाली की जगह हमें कांसे की थाली का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे भोजन में विष हो तो उसको भी कांसे की थाली सोख लेती है, अर्थात अपने तल में नीलापन जमा हो जाता है, अर्थात वो नीला नीला हो जाता है, अर्थात वो विष युक्त है। ये गुण होते हैं। साथियों, हो सके तो हमें कांसे के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए भोजन करने के लिए। आप सदा निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, एक दीर्घायु रहेंगे। आप दैनिक जीवन में फलों का उपयोग जरूर करते हैं, किंतु ध्यान रखें कार्बाइड युक्त
पका हुआ फल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कार्बाइड से पका हुआ फल कैंसर का एक कारण हो सकता है, या कहें कैंसर होने के खतरे अधिक होते हैं। साथियों, प्रकृति ने भी नारियल को बचाने के लिए उसमें 2 छिलके दिए, क्योंकि नारियल में एक ऊपर छिलका होता है और उसके बाद एक अंदर फिर कठोर छिलका होता है। उसके बाद नारियल का फल और उसमें पानी होता है। नारियल का आप खूब प्रयोग कर सकते हैं। नारियल में किसी भी कीटनाशक का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने उसमें 2 छिलके दिए हुए हैं। प्रकृति जानती थी कि मनुष्य कितनी गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए उसने सुरक्षा का एक बढ़िया सा कवच दे रखा है। इसी तरह अनार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अनार को अगर कार्बाइन से पकाएंगे तो वो काला पड़ जाता है। आप केला खाना चाहते हैं, पपीता खाना चाहते हैं, आप कच्चा लाइए, अपने घर में पकाइए और खूब स्वाद से खाइए। अगर बाजार से लेते हैं तो संभव है उसमें कहीं ना कहीं जहर का अंश आपके शरीर में अंदर जाए, उससे बचने की आवश्यकता है। मैं तो कहूँगा अपने घर के आसपास बहुत सारे वृक्षों को लगाइए और एक स्वच्छ वातावरण और साथ साथ निरोगी फल आपको प्राप्त होते रहेंगे। मौसमी फल, हर मौसम के 1-1, 2-2 वृक्ष लगाइए। प्रकृति में सुंदरता भी आएगी, साथ साथ आप निरोगी भी रहेंगे। और वृक्ष लगाने से आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी, अर्थात आपका तेज भी बढ़ेगा। गोभी, अरवी, आलू, भिंडी इत्यादि चीजें नहीं खानी चाहिए। इनमें बहुत अधिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, रासायनिक खादों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये वात कारक होते हैं जो हमारे शरीर को रोग युक्त कर देते हैं। इनसे बचने की आवश्यकता है। साथियों, स्वस्थ दिनचर्या कोई बंधन नहीं है, बल्कि जीवन को आनंदमय बनाए रखने की एक कला है। हर व्यक्ति चाहे कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, यदि अपनी दिनचर्या संतुलित कर ले तो 80% रोगों से बचा जा सकता है। आयुर्वेद कहता है जो स्वस्थ है उसे स्वस्थ बनाए रखना ही सबसे बड़ा इलाज। साथियों, आज से ही शुरू करें, क्योंकि छोटी छोटी आदतें ही बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। धन्यवाद।